अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा दिन, और 28 मई जो एटमी ताकत बना इस्लामी ममालिक का पहला पाकिस्तान मुल्क था जो दुनिया के नक्शे कदम पर एटमी सतह से ऊपर आया। अब जानना ये है कि पाकिस्तान लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या अहमियत है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सज्जाद खान साहब। तो उनसे पूछते हैं कि उस वक्त किस पार्टी की हुकूमत थी, कौन वज़ीर आज़म थे और क्या प्रेशर था इंटरनेशनल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम नज़ीर भाई। अच्छा सर, मैं आपसे ये कि पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी ताकत बना और इस्लामी ममालिक का ये सबसे पहला मुल्क था। सबसे पहले ये बताएं कि एटमी ताकत बनने में पाकिस्तान को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वज़ीर आज़म कौन थे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी देखिए जी, ये बड़ी खुशबख्ती है पाकिस्तान की, और अजीम कौम वही होती है जो अपने मौसलों को याद रखे। एटम बम इस वक्त जैसे कि आपके सामने दुनिया में हमसे बड़े बड़े अमीर ममालिक हैं, अरब ममालिक, सऊदी अरेबिया जिसके पास मादरियात के ज़खायर मौजूद हैं, ईरान, कुवैत, कतर, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल करम से पाकिस्तान की एक ऐसी अहमियत थी हिस्टोरिकल कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे मर्ज़ वजूद में आया। इसका ख्वाब इल्लामा इक़बाल ने देखा, ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी की। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि भट्टो साहब का नाम ना लेना भी एक इंतहाई गैर मुनासिब बात होगी कि भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे, क्योंकि हमारा हरीफ मुल्क जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान का वजूद कायम रहे। तो भट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी और अल्लाह जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को, जिन्होंने अपना सब कुछ यूरोप में छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान के, वो मैं ये समझता हूँ कि मौसल पाकिस्तान थे, उन्होंने उस काम को सर अंजाम दिया। लेकिन बात होती है इख्तिताम की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1998 में 28 मई को मियाँ नवाज़ शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे। मैं ये समझता हूँ कि कोई और अगर उस वक्त वज़ीर आज़म होता तो शायद ये स्टेप वो ना ले सकता, क्योंकि इतना प्रेशर था अमेरिका का कि यूक्रेन भी हमारी तरह 98 में अपने आप को एटॉमिक पावर डिक्लेयर करना चाहता था, लेकिन क्योंकि इंडिया ने 5 धमाके कर दिए तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पे सख्त प्रेशर था। क्लिंटन बार बार कह रहा था जी आपके कर्ज़े माफ़ कर देते हैं, आपको मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान को इंतहाई मुश्किलात देखनी पड़ेगी। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ सारी रात कैबिनेट से मीटिंग करने के बाद उन्होंने ख़ुद ये फ़ैसला किया कि मैं 28 मई को हम सुबह चागी में धमाके करेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पाकिस्तान जिन मुआशी मुश्किलात का हमारे सामना कर रहा है, आज जो दहशत गर्दी और ये दीगर जो अनासर है पाकिस्तान के, महंगाई कितने अरूज दर्जे पे है और पाकिस्तान अरब ममालिक की तरफ देख रहा है कि वो हमारी मदद करे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो हमारे पास ये एसेट्स हैं, ये अरबों डॉलर के नहीं खरबों डॉलर के ये एटमी एसेट्स अल्लाह पाक ने हमें दे दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस वजह से हमारे अज़ली दुश्मन जो है उनके पास बेपनाह अब दौलत, इक़्तिसादी, मुआशी तौर पे आपसे ज़्यादा मुस्तहकम है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत है और अगर इनके साथ हमने कुछ ऐसा किया तो ये कौम जो है ये फुलझड़ ये नहीं है, ये बम है, तो उनको वो भी नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम भी, दीन भी हमें ये हिदायत देता है कि आप अपना डिफेंस पहले करें, बाद में आप दूसरी चीज़। तो शुक्र है पाकिस्तान मुआशी तौर पे तो चले, अब अल्लाह पाक बेहतर करेगा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, मुश्किलात हमारी दूर हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने हमें इतना मजबूत किया है कि कोई ताकत अल्लाह के करम से हमारी तरफ मैली आँख से नहीं देख सकती। अच्छा सर, आपने भुट्टो साहब का जिक्र किया है और भुट्टो साहब जो थे उन्होंने जो एटमी पावर बनाने का पाकिस्तान के दिल के अंदर जो उनका मकसद था, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इदारे भी नहीं थे, मुल्क जो है ना मुआशी लिहाज से बहुत कमज़ोर था। क्योंकि भुट्टो साहब को वो जो आप बोल कह रहे हैं कि घास खाएंगे एटमी ताकत बनाएंगे,
इसी तरह जिस वक्त धमाका किया गया उस वक्त भी मेरा ख्याल है मियाँ साहब रात को सोए नहीं और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो ये दोनों लीडर थे, इन दोनों लीडरों की जो सियासी काविश थी और मकसद एक ही था कि पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना, मुआशी लिहाज से भी। इन दोनों अजीम लीडरों के बारे में सर को थोड़ा सा मौका देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भुट्टो साहब एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल और बड़े ज़ीरक सियासतदान थे। और जैसा कि वो जब पाकिस्तान जैसे उस वक्त 1971 में 2 लख्त हो गया, अजीब से हालात थे, वो याह्या खान ने इंतहाई मतलब अहमकाना फैसले किए और जिसके सिले में, और भुट्टो साहब को भी जैसे मौशत मिली तो, लेकिन उसके बाद भुट्टो साहब ने भी जब इंडिया ने उस वक्त एटमी बुनियाद रखी तो भुट्टो साहब के पास एक दानिश थी और अक्ल थी, फरासत, फहम थी। उनको पता था कि इनके साथ अब अगर हमारा मुकाबला होगा तो एटमी मैदान में ही होगा। तो भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी, उनकी इस काविश को ता क़यामत जो है वो याद रखा जाएगा। और सख्त उनको भी उस वक्त आजमाइश से गुजरना पड़ा। और इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ का आप देखें अंजाम कि उनको जो थ्रेट्स मिली, और बदकिस्मती हमारी कि उस बोस ने पाकिस्तान को, जिसने आपको एटमी हैसियत दिलवाई, दुनिया में ये साबित कराया कि उस वक्त जैसा हमें प्रेशर था कि आप इस टेक्नोलॉजी से बाज आ जाएं, लेकिन मियाँ साहब ने वो किया और उसकी फिर सज़ा आप 98 में ही मियाँ साहब को मुल्क बदर कर दिया गया, बच्चों से दूर हो गए, गवर्नमेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनकी गवर्नमेंट थी, उसको टेक ओवर कर दिया गया। यह बदकिस्मती है हमारी। अल्लाह पाक इन साजिशों से हमें बचाए ताकि मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जाए। दुनिया के तमाम ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पर दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं है, 4 मौसम है, लेकिन बदबख्ती हमारी 70 साल से हमें कोई एक रास्ते पे गामजन नहीं हो रहे। जिस तरह हमें न्यूक्लियर पावर बनने के लिए हमने एक सोच रखी थी, अगर इस मुल्क को जमहूरी पैटर्न पे लेके आए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अब हमें मज़ीद आजमाइश की ज़रूरत नहीं है तो अल्लाह करेगा ये मुल्क फलेगा और फूलेगा। ठीक होगा। अच्छा सर, एटमी ताकत के लिहाज से हम इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क तो बन गए और अभी भी हैं, बहुत सारे एटमी इस्लामी ममालिक ने बनाए, लेकिन मियाँ साहब का एक ख्वाब और था कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, इकनॉमिक के लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से। अब हम मुआशी तौर पे तो इस वक्त कमज़ोर भी हैं, लेकिन उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। लेकिन इस्लामी ममालिक में हम मुआशी तौर पे नंबर 1 बन सकते हैं, अगर नंबर 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, लेकिन कोई उम्मीद है इस्लामी ममालिक के साथ मुआशी तौर पर बेहतरी की? देखिए, मियाँ साहब का जो ख्वाब था कोई बड़ा तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अब सऊदी अरेबिया जो $100 अरब अमेरिका को वैसे दे रहा है और अब $1 अरब के लिए इस वक्त मुआशी तौर पे मैं तो ये कहने में कोई आर नहीं है कि हम मुआशी तौर पे इतने बदहाल हो चुके हैं कि हमें $1 अरब के लिए हम कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी के साथ, चाइना के साथ। लेकिन बदबख्ती ये है कि हमें ट्रैक पे चलने ही नहीं दिया जा रहा जब तक इस मुल्क में जमहूरियत नहीं आएगी। और जिस जो तरीक़ाकार जो मियाँ साहब का विजन था कि वोट को इज़्ज़त दो और वोट के ज़रिए हुकूमतें मुंतखब नहीं होगी, उस वक्त तक माशी मैं नहीं समझता कि आप आज़ाद आपकी पॉलिसी होगी और आज़ाद तौर पे आप अपने मुल्क को गामजन करेंगे, मुआशी तौर पे मुस्तहकम करेंगे। इक़्तिसादी तौर पे हालात ऐसे हैं कि आपको मायूस हुई है, बददिल हुए हैं लोग अभी भी। जब तक यहाँ पे सही जमहूरियत पनपे नहीं की उस वक्त तक मुझे नहीं यकीन के हालात हमारे दुरुस्त हो सके। अच्छा सर, मुआशी तौर पे तो हम कमज़ोर हैं, लेकिन दुरुस्त भी हो जाएगी 5 सालों में। अगर मियाँ साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो बेहतरी के चांस हैं। अब ये बताएं कि पंजाब के अंदर जो सिचुएशन है, ताजरों की, किसानों की, महंगाई की, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारी सिचुएशन, और आपकी ज़्यादा अप्रोच भी पंजाब के अंदर ही है। नून लीग की ज़्यादा जो वोट बैंक है वो पंजाब के अंदर है, लेकिन पंजाब के अंदर सर बहुत खिचड़ी बन चुकी है किसानों के लिहाज से, ताजरों के लिहाज से, बहुत सारी। तो अब ये सारा जो पंजाब को मरियम साहिबा ने तो स्टार्ट तो अच्छा लिया, लेकिन महंगाई के लिहाज से आप
थोड़ा सा लोग आपके ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं, प्रोग्रेस भी डाउन हो सकती है। मुनीर भाई आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए आपके सामने बात थी जब 2014 में पीएम साहब ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त हमने बिजली पे आपके सामने बिजली का बुरान था और तकरीबन 14,000 मेगावाट बिजली जो है पीएम साहब ने प्रोड्यूस की 2015 में। हमारे पास सरप्लस बिजली हो गई थी। फिर उसके बाद सी पैक जैसा मनसूबा आपके पास आया जिसमें तकरीबन 58 अरब डॉलर जो है चाइना ने आपको दिया। फिर हमारे साथ सी पैक के साथ इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, नए बिजली घर बनने थे। वो कौन सी ऐसी ताकत थी कि जिन्होंने मिल के फिर मियाँ साहब को मुआशी तौर पे जो हम इतने मुस्तहकम होने जा रहे थे कि दुनिया के दीगर ममालिक हमारी तरफ देख रहे थे और हम किसी सब की आंखों में खटक रहे थे कि पाकिस्तान को अगर सी पैक जैसा मनसूबा मिल गया और ग्वादर के साथ हमारी ट्रेड अगर चाइना की हमारी चली गई तो पाकिस्तान को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी किसी मुल्क से। फिर आपके सामने चंद जर्नैलों ने, चंद जजों ने मिलकर ऐसे फैसले किए कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर मियाँ साहब को उनकी गवर्नमेंट गई। फिर मियाँ साहब के साथ जो ज़्यादती हुई, फिर पूरी फैमिली को जेलों में डाल दिया गया। तो फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं? फिर तो हालात सी पैक के मनसूबे को मैं तो ये समझता हूँ कि उसको ख़त्म करने की तरफ लेके जा रहे थे। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर एकदम सबको होश आई और फिर दोबारा जो मुश्किल हालात में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तो फिर थोड़ा सा ठहराव आया, इस्तेहकाम आया, आपसी पैक पे दोबारा काम शुरू हो चुका है। और बस अभी उम्मीद ये है कि अल्लाह पाक खैर करे। अब दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब महंगाई भी आप देख रहे हैं, आप भी मेरी तरह एक आम शहरी है, आप देख रहे हैं। इधर हम IMF के शिकंजे में फंसे हुए हैं। IMF बेजहाँ हमसे सब्सिडीज़ वापस ले रहे हैं कि आप आवाम तक ये सब्सिडी, गरीब मुल्क है। अब बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें लोगों की पहुँच से बाहर हैं। अब इसमें एकदम मरियम नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब क्या कर सकते हैं? लेकिन यही है कि कोशिश की जा रही है कि अल्लाह पाक करेगा। तमाम दुनिया को दावत दी जा रही है कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। अभी UAE ने भी वादा किया है कि 10 अरब डॉलर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। सऊदी अरेबिया ने भी कहा है, कुवैत कतर के भी अभी जो है आ रहे हैं सरबराह पाकिस्तान में। तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक करेगा। अगर एक किस हुकूमत को टाइम दिया गया, थोड़ा सा वक्त मिला, तो बदकिस्मती ये है कि किसी हुकूमत को अपने 5 साल नहीं पूरे कर देते थे कि वो मनसूबे जो बनाते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उन मनसूबों को सबूताज कर देते हैं और नए राह पे चल पड़ते हैं। तो ऐसे तो कभी भी को मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। अगर ये हुकूमत और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं या मरियम नवाज भी लगी हुई है अभी पंजाब में, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो अल्लाह ताला करेगा दिन ब दिन बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा सर, गवर्नमेंट ने जो सरकारी इदारों की निजकारी शुरू की है और सरकारी जो इदारे हैं तकरीबन 80 से ऊपर ही हैं और तकरीबन आधे इदारे 45 या 6 इदारों को वो नीलाम करना चाह रही है, प्राइवेट करना चाह रही है। तो क्या ये कौमी सतह पे एक नुकसान नहीं है? देखिए ना ये इदारे जो है ये ऐसे हाथी बन गए हैं हमारे लिए कि जिनको हम खिला के अपने आवाम को हमारी भूखी मारी है। अरबों खरबों का हर साल खसारा होता है। तो अगर निजकारी में कम अज़ कम ये खसारा ख़त्म हो गया तो अल्लाह के फजल करम से हमारी जो है आवाम जो है वो खुशहाल हो जाएगी और फिर कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। निजकारी होगी, जो लोग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट का भी बीच में शेयर होता है उसके, वो 49% गवर्नमेंट, 51% बाहर के लोग जो निजकारी करेंगे। जब वो इसको करेंगे, इस वक्त आपको पता है कि हर इदारे में इतनी ज़्यादा भर्ती है जो अरबों और खरबों में तनख्वाह बन रही है जो हमसे दी नहीं जा रही। तो रेलवे को ले लें आप, PIA को ले लें आप, स्टील मिल को ले लें आप, कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसमें हमें हर साल खरबों रुपये जो है वो ज़्यादा देना पड़े। तो वो फिर बोझ आवाम पे पड़ता है, टैक्सों की सूरत में बोझ पड़ता है, फिर महंगाई की सूरत में वो बोझ पड़ता है। अगर कम अज़ कम इस बोझ से मेरे निजात मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ये खुशाइद इक़दाम होगा। अच्छा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है और सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं, सेनेट में भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, अब गवर्नर भी पीपल्स पार्टी के हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 सालों में किसी भी वक्त जाके या तो 5 साल पूरे कर सकते हैं या किसी भी वक्त जाके कुछ सियासी मामलात ख़राब हो सकते हैं।
इसमें आप क्या कहेंगे कि अगर 5 साल पूरे कर जाते हैं तो मुल्क के लिए अच्छा होगा, अगर किसी भी जगह पे सियासी इख्तलाफ आ जाता है तो उसका नुकसान या फ़ायदा क्या होगा? देखिए, पीपल पार्टी का अपना विजन है, हमारा अपना नज़रिया है, मुस्लिम लीग का एक डिफरेंट नज़रिया है, पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया। लेकिन इस वक्त मुल्क इस दौराए पे खड़ा हो चुका है कि हम दोनों जमातों को मिलकर ही इस मुल्क को इससे निजात दिलानी होगी। और जरदारी साहब भी एक समझदार सियासतदान है, बड़े ज़ीरक सियासतदान है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बड़े आपके सामने है कि बड़े तअम्मुल और आजिज़ और सारी वाले शख्स हैं। और इस मुल्क को बचाने के लिए अगर भैया हमने कुर्बानी पहले भी 18 माह जो जिस वक्त मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ श्रीलंका की तरह चला गया था, तो हमने इसमें पेशरफ्त की, जिसका हमें बड़ा सख्त नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुल्क की बेहतरी इसी में थी, इस वक्त भी वही हालात है। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की भी सोच और समझ यही है कि मुल्क को इस मझधार से निकालने के लिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को मिल के एक दफ़ा मुल्क मझधार से निकलेगा। और उसके बाद फिर जब इलेक्शन होंगे, उनका अपना नज़रिया, हमारा अपना नज़रिया है, उस पर इलेक्शन फिर लड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तो थी नेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे सारे सवाल। लेकिन अब आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा, एक दफ़ा MNA का भी इलेक्शन लड़ा, फिर अभी 2024 में 8 फरवरी को आपने MPA का इलेक्शन भी लड़ा। हार जीत मुकद्दर की बात है, मैदान की बात है, लेकिन पिंडी के लोगों के लिए आपने कोशिश की, तो पिंडी के जो मसाइल हैं वो ज़रा हल करने में, जो पिंडी के बुनियादी मसाइल हैं उन पे थोड़ा रोशनी डालिए। मैं तो 87 से सियासत में मैं पहली दफ़ा मेरी ग्रास रूट लेवल से मैं बल्दियात की 26-27 साल की उम्र में 87 में पहली बार मुंतखब हुआ। अपने इलाके के मसाइल पे गौर व फिक्र किया और उसको हल किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसी तरह सियासत करता रहा हूँ। बदकिस्मती हमारी ये है कि रावलपिंडी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, हर जमात में इख्तलाफ है, पीपल्स पार्टी हुई, PTI हुई, धड़ेबंदी होती है। मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं था। मैं सिर्फ हम ये चाहते थे कि पिंडी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। 2013 से पहले आप अगर देखें तो हर इलेक्शन में हमने तमाम सियासी जमातें जो भी हमारे मुकाबले आती थी, जिस को टिकट, हमारे एक अदरा से कारकुन को भी मियाँ साहब ने टिकट दिया आपके सामने, वो भी जीत गया। शकील अवान शेख रशीद से जीते हैं, हाजी परवेज़ साहब शेख रशीद से जीते हैं, जो हाशमी साहब को टिकट मिला वो जीते हैं, हनीफ अब्बासी साहब को टिकट मिला वो जीते हैं। मसला ये था। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि पिंडी में 2013 के बाद जो रिज़ल्ट से वो इतने हौसला शिकन थे कि मुझे मजबूरी से फिर बोलना पड़ा, क्योंकि पिंडी की जो तंजीम थी हमारी, जो मुस्लिम लीग की बनी हुई थी, वो 18-20 साल से तंजीम थी। उसके 2-3 मेंबर थे, एक सदर, एक जनरल सेक्रेटरी, एक नायब सदर। वो तंजीम ही मुकम्मल, सिटी की तंजीम ही मुकम्मल नहीं हुई। तो फिर आप खुद सोचें कि बाकी UC लेवल्स पे, बाकी तहसील लेवल पे फिर तंजीम तो बन ही नहीं सकती जब खुद अपनी एक मरकज़ी आपकी सिटी की तंजीम मुकम्मल नहीं है। तो उसके लिए मैंने आवाज़ बुलंद की। 2018 में मुस्लिम लीग नून 2013 में शिकस्त हो गई, मैं 2018 में शिकस्त हो गई। तो मैं 2018 ज़िमनी इलेक्शन में जब मुझे टिकट दिया गया तो मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यार मैं हैरान हूँ कि हमने 99 अरब रुपये रावलपिंडी पे खर्च किया है, यहाँ कार्डियोलॉजी बनाई, यहाँ मेट्रो बनाई, यूरोलॉजी बनाई, मैंने इतने पैसे यार एक सीट नहीं ले सके। बाखुदा ये मेरी मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब सब के सामने बैठ के ये बात की। तो जब मुझे टिकट मिला तो 2000 ज़िमनी इलेक्शन में, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि मैं 15,000 वोटों से जीत गया और मुझे 300 वोटों से हरा दिया कि ज़िमनी इलेक्शन में। फिर उस वक्त जो लोकत तंजीम थी वो मेरे ख़िलाफ़ हो गई, क्योंकि कारकुन मुझे चाहते थे और वो हैरान थे कि यार एक कारकुन जो सारी ज़िंदगी बल्दियात चेयरमैन और नाज़िम बनता रहा, उसे एक बार टिकट मिला और वो इतनी बड़ी, और सारे जो पुराने थे वो सारे हार गए थे। तो वो बस वो रिफ्ट सी बन गई। लेकिन मेरी अतुलसा यही कोशिश, अभी भी मैं यही पार्टी से हमारी एक ही मरकज़ी जो हमारी तंजीम है या सूबाई, उनसे एक ही गुजारिश है कि खुदा के लिए रावलपिंडी में भी आप जो है तंजीम अनाउंस करें, उन लोगों को आगे लाएं जो लोग काम कर सकें, जो ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे काम करें, जो UC लेवल तक अपनी तंजीम को लेके जाए, तभी हम आप मुकाबला कर सकते हैं। अभी हालिया इलेक्शन में भी आप देखें कि जितना यंगस्टर है उसका वो सारा रुझान जो है वो PTI की तरफ। वजह यह है कि हमारी
जब हम न लैकी करेंगे, जब हम अपने दफ्तर या टेलीफोन बंद रखेंगे, तो फिर लोगों को तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बस इख्तलाफ इतना ही है कि मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग आगे आए जो लोग को रात दिन लोगों के काम कर सके। लोग क्या चाहते हैं, लोग एक अवामी नुमाइंदे से मिलना चाहते हैं, अपनी मुश्किलात बताना चाहते हैं, अपने मसाइल बताना चाहते हैं कि हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा या हमारे इलाके में ये मसला बन चुका है, तो उसका कोई सदबाब किया जाए। गवर्नमेंट भी आ रही हो, उसके बावजूद भी लोगों के काम ना हो, तो फिर लोग तो आपके ख़िलाफ़ होंगे, फिर आपको रिज़ल्ट तो नहीं मिलेगा वो जो आप लेना चाहते हैं। सर आप तहसील नाज़म भी रहे, आपका ये कमेटी चौक, लियाकत बाग, ये सारा आपका हल्का है, आपका मोहल्ला है, आपका एरिया है। आप इन इलाकों से बखूबी जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है तो कमेटी चौक में, डोकलाई बख्श में, ग्वाल मंडी में सैलाब की सूरत इख्तियार हो जाती है, सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, लोग अपने घरों से छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है, MPA बनाए, MNA बनाए, तो आप इन गरीब लोगों के लिए जो सबसे पहला नाला, सैलाब, ये सूरत, जो लोग सावन के दिनों में ख़ास तौर पे जब नाला लाई चढ़ जाती है, तो इसकी मजबूती के जब मैं तहसील नायब नाज़िम था तो हमने सबसे पहले जो है मेरे काम, क्योंकि मैं इस इलाका मेरा है जहाँ मैं रहता हूँ, मैं खुद मुतासर होता हूँ। अगर मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मुझे यहाँ के मसाइल न पता हो। पानी का मसला था, हमने यहाँ पे ट्यूबवेल लगाए, और टैंक बनवाए, सड़कें बनवाई, सीवरेज यहाँ पे सिस्टम हमने दिया लोगों को। फिर तहसील नायब नाज़िम बनते हुए मेरा पहला मुतालबा था जी कि हमने फिर ज़िला नाज़िम उस वक्त तारिक कियानी साहब से, तो हमने करोड़ों रुपए से हमने नाला लई की सफाई करवाई, नाला लई को वसी करवाया उस ज़माने में। 2005 के बाद फिर जब हम ख़त्म हो गए तो उसके बाद फिर बदकिस्मती से हमारी हुकूमत में फिर हमारे ही मेयर बने, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं थी कि वो इन चीज़ों पे तवज्जो देते हैं। और ये बहुत बड़ा मसला है जो आप बता रहे हैं। तो मैं तो जैसे आपको पता है कि मैं तो अल्लाह के बड़ा करम है कि मैं 87 से कौंसलर यहाँ से बनता आ रहा हूँ। मैं 3-4 बार यहाँ से UC चेयरमैन बना हूँ। एक दफ़ा मेरा छोटा भाई कज़न मेरा वो चेयरमैन बना, यहाँ से मैं तहसील या UC नाज़िम भी रहा हूँ, फिर तहसील नाज़िम भी। तो मुझे तो बाखूबी आगाही है और लोग इसी वजह से मुझसे प्यार भी करते हैं, और मुझे कभी यहाँ पे अपने इलाके में वोट मांगने के लिए भी नहीं जानना पड़ता। और हर बार अल्लाह मुझ पर करम करता है कि मुझे, और मैं कोशिश का मैं कहता हूँ लोगों को कि यार मेरी अब बस हो गई, लोग मजबूर करते हैं नहीं जी आपने इलेक्शन ज़रूर यहाँ से लड़ना है। तो अल्लाह पाक इस दफ़ा देखें, अभी मेरा जो इलेक्शन हुआ है ये अभी 2024 में, अभी 24 में जो इलेक्शन हुआ है, तो मेरा वोट बैंक सबसे ज़्यादा था। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने इख्तलाफ की बात की, धड़ेबंदी की बात की। पिछले दिनों मरियम साहिबा आई, होली फैमिली हॉस्पिटल से चक्कर लगा के चली गई, किसी को कानो कान क़यादत को खबर भी ना हुई। ये मोहब्बत का इजहार है, नाराज़गी का इजहार है, या धड़ेबंदी की वजह से? ओवरऑल आप देखें कि हमारी पार्टी को भी हमारे बोलने के बाद हमारी पार्टी के इल्म में भी आ चुका है कि चंद लोगों की वजह से शहर के हालात ख़राब हो गए हैं। और 2000 में जैसे कहा कि 2013 का रिज़ल्ट देखें, मुस्लिम लीग नून एक सीट यहाँ MPA की जीती, बाकी सारी हार गए। 2018 में भी हम सारी सीटें हार गए। और अभी भी जो हालात हैं आपके सामने हैं, तो क़यादत को बखूबी इल्म है। और अभी जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब का जलसा हुआ था तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले, तो करोड़ों रुपए के इन्होंने यहाँ लोकल हमारी तंजीम ने फ़ंड्स इकट्ठे किए, जलसा किया। जो जलसा उस पर मियाँ साहब ने फिर जैसा इजहार किया, और TV पे सब देख रहे थे कि मियाँ साहब ने कैसा इजहार किया। तो फिर एक पार्टी का सरबराह मुझे कह रहा है कि जी 99 अरब रुपये पिंडी को दिया है और रिज़ल्ट फिर भी अच्छा ना मिले, तो फिर मायूसी तो होती है ना। तो फिर क़यादत भी वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को पूरी तंजीम है, वो समझते हैं कि किन की वजह से यहाँ पे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा। ये तो फिर असरात जो है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने अभी नोट किया है इसको होली फैमिली को, ऐसी कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जिनसे पता चल रहा है कि पार्टी क़यादत जो है वो अब समझ चुकी है, और वो इंशाल्लाह शहर में बेहतरी के लिए, और यही हमारे बका है। क्योंकि हमने अपनी जान बचपन से, हमारे ख़ानदान पैदाइशी मुस्लिम लीग की, हमने अपनी ज़िंदगी मुस्लिम लीग के लिए, और हम मुस्लिम लीग की तबाही नहीं देख सकते। हम चाहते हैं, हमें ओहदा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी मजबूत हो। जब पार्टी मजबूत होगी तो फिर हमारे अहदेदार जीतेंगे, जब अहदेदार जीतेंगे तो फिर हमारी गवर्नमेंट बनेगी, मिनिस्टर हमारे बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर हमारा बनेगा, पॉलिसी जो हम चाहते हैं वो हम पे नाफिज होगी, तो फिर आप इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। अच्छा सर, वफाक में भी आपकी हुकूमत, पंजाब में भी आपकी हुकूमत,
तो मेरा ख़्याल है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रावलपिंडी के जो कारकुन हैं उनकी ख्वाहिश होगी और मेरी भी ख्वाहिश होगी कि पिंडी की तरक्की के लिए अगर आपको मशीर बना दिया जाए, कोई सरकारी अहदा दिया जाए, ये सारे जो मुतासर काम हैं पिंडी के अगर हो जाएं, कोई मशीर अहदा ले लें लोगों के लिए, आपके अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, पिंडी की तरक्की के लिए, पार्टी की तरक्की के लिए कोई ऐसी सर ख्वाहिश और पार्टी। मैं देख रहे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, खुशामद हमसे होती रही है, पार्टी के भी नज़र में सब कुछ है। अगर अल्लाह पाक ने कोई ऐसा मौका दिया तो कभी पहले भी मायूस नहीं किया, तो कोशिश है ज़िंदगी की, अपना सब कुछ सारी ज़िंदगी आवाम के साथ, रात दिन दफ्तर खुला हुआ है, यहाँ पे डेरा है, 24 घंटे मैं नहीं होता, मेरा बेटा अमेरिका से होता था छोड़ के मेरे लिए बेचारा, वो भी यहाँ आ गया। हम लोगों की खिदमत करते हैं, हम ये समझते हैं ये खिदमत खल्क जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें, ये हम कोई इसका कोई वसीला नहीं, अल्लाह ताला इसका सिला देगा। किसी एक दुखी की अगर उसका फरियाद हल हो जाती है या उसका मसला हल हो जाता है, वो दुआएं देती है, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पुराने कारकुन और रहनुमा मौजूद हैं जो लोगों के लिए दर्द रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है अवामी सतह पर लोगों के काम किए जाएँ। ये थे सजाद खान साहब जिनकी ख्वाहिश है कि पिंडी के लिए काम किया जाए। और भी लोगों जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत है उनसे आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और पिंडी की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप उनको सुनेंगे, आप उनको देखेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी राय से हमें ज़रूर चैनल को और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।